Hello students, in this video we are going to discuss about space lattice of crystalline solids। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्पेस लैटिस किस तरीके से होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब स्पेस लैटिस को हम देख कैसे पाते हैं कि किसी सॉलिड का स्पेस लैटिस कैसा होगा। स्पेस लैटिस मींस एटम्स का अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन यानी सॉलिड्स में एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पेस लैटिस। ये हमें तब दिखाई देता है जब किसी सॉलिड्स पर एक्सरेज डालते हैं तो हमें उसका स्पेस लैटिस दिखाई देता है। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स में एक रेगुलरली बेस पर अरेंज किए जाते हैं। और ये अरेंज जैसे हमने देखा था कि मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, कुछ सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो पॉइंट्स के द्वारा शो किया जाता है। किसके द्वारा शो किया जाता है? पॉइंट्स के द्वारा। ये क्या है? सॉलिड्स के कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ये इस तरीके से अरेंज क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके बीच क्या करता है, डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर अरेंज रहते हैं। तो किसी भी सॉलिड्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस। किसी भी स्पेस लैटिस में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एटम्स अरेंज होते हैं। इस लैटिस में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उस स्पेस को हम एक पॉइंट के द्वारा शो करते हैं। इन पॉइंट्स को हम स्पेस साइट्स क्या कहते हैं? स्पेस साइट्स। समझ स्पेस लैटिस क्या होता है? यानी इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर पॉइंट्स अरेंज इन अ सॉलिड्स कॉल्ड स्पेस लैटिस। और इन पॉइंट्स का के द्वारा जो स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई की जाती है वो हमारी कहलाती है लैटिस साइट्स। अब हम देखते हैं स्पेस लैटिस यानी कि किसी भी लैटिस में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो किसी भी स्पेस लैटिस में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनका अरेंजमेंट 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट 1D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट। हम अपने सिलेबस में 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1D अरेंजमेंट क्या होता है। यानी अगर किसी सॉलिड के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो किसी लाइन में अरेंज है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 1D अरेंजमेंट। और उस लैटिस को हम क्या कहेंगे? 1D स्पेस लैटिस। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्या है, किसी एक लाइन में अरेंजमेंट है तो ये कहलाएगा हमारा 1D अरेंजमेंट। प्रॉपर एक लाइन में जैसे कि मैं रखते हैं 3 आपके एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो या तो अरेंजमेंट एक्स एक्सिस पर होगा या वाई पर होगा या फिर जेड पर होगा। 2D अरेंजमेंट या 2D स्पेस लैटिस। यदि किसी स्पेस लैटिस में एटम्स का अरेंजमेंट किसी प्लेन में हो, कैसे हो? किसी प्लेन में हो, यानी 2 डायमेंशनल हो, एक्स वाई एक्सिस पर हो या वाई एंड जेड एक्सिस पर हो या जेड और एक्स एक्सिस पर हो, तो उसे हम कहते हैं 2D स्पेस लैटिस। कैसे अरेंजमेंट होता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, ये अलोंग 2 एक्स एक्सिस अरेंज है और ये कुछ पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज है? अलोंग टू वाई एक्सिस, इस टाइप से। तो अगर कोई एटम्स में यानी सॉरी लैटिस में अगर एटम्स का अरेंजमेंट, आयंस का अरेंजमेंट और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किसी प्लेन में हो तो उस लैटिस को हम 2D लैटिस कहते हैं और अरेंजमेंट को 2D अरेंजमेंट कहते हैं। तो किसी भी 2D स्पेस लैटिस को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर दिखा देते हैं। यानी कि देयर आर 3 पैरामीटर required
टू डिफाइन टू डी स्पेस लैटिस, यानी टू डी स्पेस लैटिस को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं। वो पैरामीटर क्या क्या होते हैं? एज ऑफ प्लेन, अगर 2D है तो एज भी कितनी होगी? तो ए एंड बी, जिनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए या बी से। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एक्सिस, पेयर ऑफ एजिस, एजिस के पेयर में जो एजिस के पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा, यानी कि ये 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं। ए बी जो कि एज है प्लेन की, और ये क्या है? एंगल है, उनके बीच में जो बन रहा है वो एंगल है। 2D अरेंजमेंट जो होता है, 2D स्पेस लैटिस होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 2D lattice. First is square lattice. Square lattice. First is square lattice. Square lattice क्या होता है? ये स्क्वायर यानी कि एटम्स का अरेंजमेंट, किसी भी लैटिस में अगर एटम्स का अरेंजमेंट किसी स्क्वायर में यानी कैसा स्क्वायरली है तो हम कहेंगे कि वो आपका लैटिस कैसा हो जाएगा? स्क्वायर लैटिस। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से अगर किसी भी 4 पार्टिकल्स यहाँ पर मिला दें तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा ए इक्वल टू बी, यानी स्क्वायर लैटिस में जो एज लेंथ होती है वो इक्वल होती है और उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। दूसरा हमारा होता है रेक्टेंगुलर लैटिस। इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट रेक्टेंगल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें मिला लें तो यह इस तरीके से फॉर्म होता है हमारा लैटिस, और एज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इक्वल टू 90। रेक्टेंगुलर लैटिस में जो हमें पता है कि एजेस इक्वल नहीं होती हैं, और लेकिन जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी एजेस एक दूसरे कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। थर्ड हमारा होता है रोम्बिक लैटिस, या हम रोम्बल लैटिस ही कहते हैं इसको। रोम्बिक लैटिस क्या होता है? इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ टाइप्स का होता है। तो इसमें क्या आपका ए इक्वल टू बी होता है, लेकिन थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ए इक्वल टू बी तो होता है, एजेस इक्वल होते हैं, लेकिन थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। फोर्थ होता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर टाइप्स होता है।
A is not equal to B, theta is not equal to 90. सॉरी ये फोर्थ था हमारा। फर्स्ट हमारा क्या था? स्क्वायर, सेकंड का रेक्टेंगुलर, थर्ड क्या था? रोम्बिक, फोर्थ क्या हमारा? पैरेललोग्राम, एंड फिफ्थ लास्ट वन हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस क्या होता है? हेक्सागोनल लैटिस इसमें जो अरेंजमेंट होता है आइटम्स का वो कुछ इस टाइप से होता है। कुछ इस तरीके से आपका हेक्सागोनल फॉर्म होता है। यहाँ पर a इक्वल टू बी तो होता है, थीटा आपका लेकिन 60 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये 5 टाइप के 2D लैटिस होते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी लैटिस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं और उससे पूरा लैटिस फॉर्म हो जाता है तो वो हमारी कहलाती है यूनिट सेल्स। क्या कहलाती है? यूनिट सेल्स। जब किसी मान लीजिए कोई भी लैटिस है उसका कोई एक स्मॉलेस्ट नहीं, छोटी छोटी ऐसी यूनिट ले लें जिसको बार बार रिपीट करने से अगर वो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है बेटा? जैसे कि हम अगर इसी में बात कर लें तो ये क्या है? इसकी क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। ऐसे हमने जो ज्यादा भी मार्क्स किया है तो स्क्वायर लैटिस में, रेक्टेंगुलर लैटिस में, रोम्बिक लैटिस में, वो जो मैंने आइडेंटिफाई की है वो क्या है कि उन लैटिस की यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी द स्मॉलेस्ट 2D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी छोटी छोटी वो यूनिट जिसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम बार बार रिपीट करें तो पूरे लैटिस को फॉर्म कर दे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? यूनिट सेल्स। 2D है तो 2D यूनिट सेल कहलाएगा और 3D है तो क्या कहलाएगा? 3D यूनिट सेल्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D स्पेस लैटिस। 3D स्पेस लैटिस। थ्री स्पेस क्या लैटिस? 3D स्पेस लैटिस क्या होता है? A 3D space lattice is a regular arrangement of constituent particles in 3D plane। यानी कि 3D स्पेस लैटिस एक ऐसा लैटिस होता है जिसमें कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3D प्लेन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, 3D प्लेन में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन लैटिस मान लेते हैं, एक प्लेन लैटिस ले लेते हैं, है ना? तो ये हमने अभी देखा था प्लेन लैटिस किस टाइप से होता है। इस टाइप से मान लो कोई हमारा प्लेन लैटिस है। इसके ऊपर एक और प्लेन लैटिस उठा के रखते हैं, फिर एक और रखते हैं, फिर एक और रखते हैं, तो एक हमारा क्या मिलेगा? 3D स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अब पार्टिकल्स का अरेंज 3D प्लेन में होगा। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारा है, ठीक है। फिर आपका इस टाइप से तो ये हमारा अरेंजमेंट कैसे कर लेगा? 3D स्पेस। यानी कि 3 में एक्स वाई अलॉन्ग टू किसका होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये हमारा होगा 3D स्पेस लैटिस। 3D स्पेस लैटिस को डिफाइन करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है।
यानी देयर आर 6 पैरामीटर required to define 3D स्पेस लैटिस या 3D अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब वो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे एजेस होंगी। अब 3D स्पेस लैटिस है तो उसमें एज कितनी होंगी? 3 एजेस होंगी जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी। एजेस ऑफ 3D स्पेस और एंगल between pairs of edges वो भी आपके हमारे क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। तो हमें 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, 3 एजेस रिक्वायर्ड होती हैं और 3 ही आपको एंगल रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरीके से अगर हम किसी लैटिस में मान लेते हैं, कोई एक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी 3D स्पेस लैटिस का, एक क्यूब बना लेते हैं जनरली। अगर मान लीजिए ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका गामा हो जाएगा। तो ये एंगल्स जो होते हैं वो एजेस के बिटवीन होते हैं, यानी हम 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे 3D स्पेस लैटिस को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D, जैसे हमने पढ़ा था पीछे 2D यूनिट सेल्स, सिमिलरली 3D यूनिट सेल्स। 3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल क्या होता है? A unit cells in which the smallest unit cell can form lattice after repetition over and again different direction। यानी अगर हम किसी भी यूनिट सेल को, किसी भी ऐसी कोई यूनिट्स जिसको हम बार बार अगर रिपीट करें अलग अलग डायरेक्शंस में, तो वो लैटिस को फॉर्म कर दे, तो उस स्पेस की क्या कहलाएगी? वो यूनिट सेल्स। अब लैटिस अगर 2D होगा तो 2D यूनिट सेल कहलाएगी, और लैटिस अगर 3D होगा तो 3D यूनिट सेल्स कहलाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं, एक मान लीजिए हमने एक क्यूब लिया, कैसे ये लैटिस फॉर्म करेगा? मान लो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। इसको हम बार बार रिपीट करें, इसी को उठा के यहाँ रख दें, एक और यूनिट रख दें, एक और यूनिट यहाँ रख दें, एक नीचे रख दें, एक ऊपर रख दें, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जैसे इस टाइप से ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? लैटिस। इस तरीके से बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारा एक ऊपर एक हो गया, इसी तरीके से कुछ इधर में होगा कुछ इधर में, तो ये लैटिस फॉर्म होता जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल्स। यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कैन form lattice after repetition over and again different directions। इन different डायरेक्शन में अगर किसी यूनिट को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, वो अगर लैटिस को फॉर्म कर देती है किसी भी क्रिस्टल के, किसी भी सॉलिड्स के, तो वो हमारे क्या कहलाएगी? यूनिट सेल कहलाएगी। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर यूनिट सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। फर्स्ट, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल्स।
सिंपल यूनिट सेल। सेकंड होता हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और हम कह सकते हैं सेंटर्ड यूनिट centered unit cell would be further classified into three types. First is body centered unit cell. Body centered unit cell. Second is centered यूनिट सेल। थर्ड हमारा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? तो एग्जांपल समझते हैं, हम स्ट्रक्चर से इसको समझ लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती हैं। एक हमने क्यूब ले लिया सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी सेल्स पढ़ने वाले हैं वो क्यूबिक सेल ही पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्यूबिक सेल्स ही है। एक दूसरा है एचसीपी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस सेल में जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं या लेटेस्ट साइट्स होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। किस में अरेंज होते हैं? कॉर्नर। क्या कहलाती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट corner of units, only at corner of units, are not as primitive units cells or simple units cells. यानी ऐसी यूनिट्स सेल जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर अरेंज रहते हैं या कॉर्नर की पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्या कहलाती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सेकेंड आपका क्या था? सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? Centered unit cells. A unit cell consists of one or more than one particles present at the position besides corners other than corners are known as centered unit cells. यानी ऐसी यूनिट सेल्स जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टिकल कॉर्नर के अलावा किसी अन्य पोजीशन पर एग्जिस्ट होता है या एग्जिस्ट करता है, पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है,
तो उस यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। सेंट्रल यूनिट सेल वुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। The unit cells in which the constituent of particles position occupied center of cubes beside at the corners are known as body central unit cells। यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोई पार्टिकल कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के सेंटर में भी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, क्या कहलाता है? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल में कि जो कस्टर्ड पार्टिकल्स होते हैं या लैटिस साइट्स होती हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे लैटिस साइट, इसके अलावा एक लैटिस साइट इसके सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे यूनिट सेल्स को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल कहेंगे। शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो ये हमारा हो गया, यानी कि फिर एक बार रिकॉल करते हैं बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है कि जो कस्टर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इसके अतिरिक्त जो यूनिट सेल होती है उसके सेंटर में भी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उसे हम बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। सेकंड इज सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल्स or unit cells in which there are particles present on the center of faces besides at the corner। यानी ऐसी यूनिट सेल्स जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर के साथ फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट करते होते हैं, उसे हम फेस सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। अब सिंपल क्यूब में जो फेसेस होती है कितनी होती है? 6, यानी 6 पार्टिकल्स उनके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे और 8 पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। एक फिगर बना लेते हैं। ये सभी कैसे यूनिट सेल्स हैं? क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो इसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 8 पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे इस टाइप से। ये 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर ये इस प्लेन वाले 5, 7, 8। अब फेसेस कितने होंगे? 6। जैसे ये आपके 2 फेसेस हो, फिर 2 ये फेसेस हो जाएंगे, 2 ऐसे आगे पीछे वाले। तो एक जो एटम होगा इसके सेंटर पर होगा इस टाइप से, यहाँ इसके फेस के सेंटर पर होगा। दूसरा जो एटम्स होगा वो इसके फेसेस सेंटर पर होगा इस टाइप से। तीसरा एटम इसके फेसेस के सेंटर पर होगा। चौथा एटम इसी तरह पीछे वाले फेसेस पर होगा। तो इसी तरह 5, 6 इसको हम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे समझने के लिए। फेस होते हैं, कॉर्नर कितने हैं? 8। ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 फेसेस होते हैं। एक तो सामने वाला ये वाला, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऊपर वाले का ये होगा, पीछे वाले का ये होगा और नीचे वाले का आपका ये हो जाएगा, इस वाले का ये हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेंट्रल यूनिट सेल क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा क्यूब की
फेस के सेंटर पर भी होते हैं, सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं, उस यूनिट सेल को हम फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब एंड सेंटर्स यूनिट सेल क्या होती है उसको समझते हैं। एंड सेंटर्स सेल्स इन विच द पॉइंट्स ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड सेंटर ऑफ द टू अपोजिट फेसेस। सेंटर ऑफ द टू अपोजिट फेसेस यानी कि क्या मीन्स हुआ कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा किन्हीं दो फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। वो फेसेस कैसे होनी चाहिए? अपोजिट, एक दूसरे कैसे हो जानी चाहिए? अपोजिट, कुछ इस टाइप से। जैसे ये तो हमारा क्या होगा? कॉर्नर, ये तो आखिर हो गए या कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हो गए, वो किस पर होगा? कॉर्नर पर है। इसके अलावा दो पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर होंगे। जैसे अगर मान लो नीचे वाली फेस लेते हैं, ये वाली, इसका सेंटर तो ये हुआ हमारे इस टाइप से, और इसे तो इसका अपोजिट कौन सी हो जाएगी? ऊपर वाले फेसेस, इस टाइप से। या अगर हम ये वाला फेस लेते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? पीछे वाला। अगर हम सामने वाला फेस लेते हैं तो उसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड साइड वाला। तो इसे हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो इस तरह हमने आज लेक्चर में सीखा कि लैटिस स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, लैटिस का अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है, इसके अलावा यूनिट सेल्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, किसी भी यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम उसमें